डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 26 जून जेई मेंस सेकेंड पेपर को। ठीक है। जैसा कि सभी शिफ्ट में क्वेश्चन काफ़ी बैलेंस्ड आ रहे हैं, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन और लगभग उसी टॉपिक का आ रहा है जिस टॉपिक का फर्स्ट डे दोनों शिफ्ट में था, सेकेंड डे दोनों शिफ्ट में था। तो इसको जरा एक एक करके आप लोग देखें। सॉलिड स्टेट से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन या तो फॉर्मूला बेस्ड है, या वॉइड का कंसेप्ट है, या डेंसिटी का कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एटम एक क्रिस्टलाइजेज इन सीसीपी स्ट्रक्चर क्लोज्ड क्यूबिक पैक। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर से। विच ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बी। बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है और एटम एक क्रिस्टलाइजेज कर रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर में। Two atoms from adjacent face centered are removed, then formula of the compound is AMBN. Find the Mn. तो देखो, तो अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं फेस सेंटर्ड का, तो हर कॉर्नर पर एक एक एटम होगा। एक एटम या मॉलिक्यूल और आयन जो होंगे वो हर फेस के सेंटर पर होंगे। तो 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम, और 6 फेस में से 2 एडजेसेंट फेस के सेंटर से एटम को हटा दिया, यानी 4 एटम, 4 फेस के सेंटर पर एटम है। दिस इज द कंडीशन। ए आपका पोजीशन है ए का। ये सभी जो पोजीशन हमने दिखाया है, दिस इज पोजीशन ऑफ एटम ए। तो पहले एटम ए का नंबर निकालते हैं हम लोग। तो हर कॉर्नर पर एटम ए कितना है, 1/8। और टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8। आपको पता होगा कि एटम के कॉर्नर शेयर्ड बाय 8 आइडेंटिकल क्यूब्स, एंड हेंस ईच क्यूब गेट्स 1/8 एटम इन इट। तो 1/8 इंटू 8 प्लस हर फेस के सेंटर पर जो एक एटम है, तो फेस इज कॉमन फॉर 2 क्यूब। जैसे वाल लीजिए, तो इस वाल के इधर भी क्यूब है, इस वाल के उस साइड भी क्यूब होगा, पीछे भी। और दोनों क्यूब के लिए क्या है, वाल कॉमन है। तो इस वाल के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर रखा गया आइटम दोनों क्यूब में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी हाफ ऑन द ईच फेस। और टोटल फेस कितना है आपका, 6। 6 में से 2 फेस में से एटम को रिमूव कर दिया गया, यानी अब यहाँ 6 अगर रखेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा, माइनर मिस्टेक, निगेटिव मार्किंग। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ 6 फेस नहीं रख करके 4 फेसेस रखने हैं। कितने रखने हैं, 4 फेस। तो अब देखिए, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। अब जितने नंबर ऑफ स्फेयर को मिला करके आपने क्यूबिक क्लोज्ड पैक बनाया होगा, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या उतनी ही होती है। तो स्टार्टिंग में तो आपने 4 एटम लिया होगा, बाद में आपने एडजेसेंट फेसेस से हाफ हाफ एटम को हटाया, यानी आपका ए हो गया 3 और बी हो गया 4। बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर यूज्ड फॉर मेकिंग। तो शुरू में तो बनाया गया होगा तो 6 फेस पर एटम रहा होगा, बाद में से 2 को आपने निकाला, यानी स्टार्टिंग में आपने 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना, 4। तो एक्स एम प्लस एन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 3 + 4 7। काफी सिंपल। आगे देखिए, among the following compound how many contain 2 lone pair on central atom। देखिए SF4 में एक लोन पेयर, चूंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। CF4 में कोई लोन पेयर नहीं। H2O में 2 लोन पेयर, चूंकि वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, 4 बचा रह जाएगा। जेनन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 का शेयरिंग हो गया, 4 बच गया, यानी 2 लोन पेयर बच गया। यानी 2 लोन पेयर कितने कंपाउंड में होंगे, हाउ मेनी कंपाउंड, इंटीग्रल क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड। तो 2 कंपाउंड। कौन कौन नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए HCF4 एंड H2O। कोई नीड नॉट टू कैलकुलेट, नीड नॉट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ मोलर मास 60 is dissolved in 200 ml of water, then osmotic pressure of the solution। इस क्वेश्चन में देखिए बड़ा सिंपल है, पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT, और कंसंट्रेशन के जगह पर आप क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल बाई V इंटू RT। नंबर ऑफ मोल कितना है, 60 ग्राम। 10 ग्राम प्रोटीन डिजॉल्व किया गया है जिसका मोलर मास 60 है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास बाई मोलर मास,
यानी 10/60 यानी 1/6, और वॉल्यूम आपका 200 ml है, यहाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए यानी 0.2। आर का वैल्यू पता है 0.082 और टी का वैल्यू नहीं दिए हुए है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानना है यानी कि 300 केल्विन मानना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, एन का वैल्यू कितना होगा 1/6, वॉल्यूम कितना है 0.2, आर का वैल्यू कितना है 0.082 और टेम्परेचर कितना है 300। अब देखिए यूनिट पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आना चाहिए, आएगा ही। ये आपने लिया है नंबर ऑफ मोल का वैल्यू 1/6 था, तो इसका यूनिट क्या होगा मोल। आर का यूनिट क्या होता है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर आपने केल्विन में लिया है, और यह 0.2 क्या है वॉल्यूम है, जो किस में आपने लिया लीटर में, तो लीटर से लीटर कट गया, मोल से मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स से केल्विन, यानी आंसर एटीएम में आना चाहिए था, एटीएम में आपका आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। आगे देखिए फाइंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले दो स्टेप, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो दो स्टेप में बनेंगे। इसके पहले सभी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखा क्या है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। इसमें सबसे पहले आपको डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला आपका क्या है कि -NF डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। अब जरा देखिए तो यह स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं होता है, ई नॉट सेल एट गिवन कंडीशन है, एक्सट्रीमली सॉरी, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। और यहां से देखिए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हम लोग निकालेंगे। कैसे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट में क्या रखते हैं रिडक्शन हाफ, लेफ्ट में किसको रखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, तो 3.4 माइनस माइनस 0.14 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ईएमएफ ऑफ सेल आपका आ जाएगा 0.048 वोल्ट, 0.48 वोल्ट। अब देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल से ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करेंगे नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन। इस रिएक्शन में एन हमारा कितना है 2 है, एस एन भी प्लस से 0 से +2 और कॉपर भी 0 से +2, यानी चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2। 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग मेटल आयन बाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग मेटल आयन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर +2 का, बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। अब यहां से देखिए तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना है आपका 0.48 माइनस, इसको राउंडिंग ऑफ डिजिट करके 0.6/2 करेंगे, और यह हो जाएगा लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ बाई 10⁻²। यहां से सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो यह 0.03 आएगा, ठीक है। तो 0.03 इसमें से आप घटा दीजिए, यानी कि आपका हो गया 0.45 वोल्ट स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो यहां से देखिए तो एन के जगह पर क्या रखिएगा 2, एफ के जगह पर 96500 कूलम फैराडे कांस्टेंट, और ईएमएफ ऑफ सेल कितना आ गया आपका 0.45। इजिली कैलकुलेट कर लेना है डेल्टा जी किलो जूल में लिखना है, और किलो जूल में 10⁻⁻1 में एक्स का वैल्यू आप लिखेंगे। क्लियर। दो स्टेप, पहला स्टेप में गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, ई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल से नॉस्ट इक्वेशन में अप्लाई करके ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है गिवन कंडीशन, और इस ईएमएफ ऑफ सेल को डेल्टा जी के इक्वेशन में रख करके टी गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करना है। यानी 3 स्टेप आपको लेने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड देन थर्ड वन। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका बनने जा रहा है। तो कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, तो बहुत क्वेश्चन ऐसा भी तो जो 5 सेकंड में बन रहा है। आगे का क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हायर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए इस क्वेश्चन में सीरियम ही एकमात्र एटम है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकते हैं, क्योंकि +4 स्टेट में यह नोबेल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेता है। इसलिए तो देखिएगा और जस्ट आंसर कीजिएगा, कोई समय नहीं लगना इसमें, नोबेल गैस कन्फिग्रेशन के चलते। इन रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बाई बॉइलिंग प्रोडक्ट ऑब्टेंड। तो इसका जब बॉइलिंग करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, और इसको जब गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, MgOH होल 2 प्लस CO2। यानी बॉइलिंग में यही दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, इसलिए भी गलत। ठीक है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉयड। देखो 6 मेटलॉयड कहाँ कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, फर्स्ट दो नन मेटल, बाद के मेटलॉयड, और उसके नीचे मेटल 16th ग्रुप में आएंगे। ऑक्सीजन सल्फर सेलुरियम टेलुरियम पोलोनियम, नन मेटल, मेटलॉयड और मेटल। तो सेलुरियम और टेलुरियम में टेलुरियम है मेटलॉयड, इंडियम क्या है मेटल है, लेड क्या है मेटल है, बिस्मथ क्या है मेटल है, बिस्मथ इज मेटल, तो टेलुरियम। Methane on combustion gives 81 gram of water. Then how many moles of methane are required for the reaction? तो देखो तो मीथेन को कह रहा है कि जब कंबसन में कराया गया तो यह क्या क्या देगा, CO2 प्लस H2O, और दे रहा है कि मीथेन ऑन कंबसन गिव्स 81 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 1 मोल मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड 1 बनेगा और 1 मोल मीथेन से वाटर कितना बनेगा, 2 मोल। अब इस दोनों के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 2 और 2 4, यानी 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का हाफ मीथेन है, 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर बनाएगा, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले, कितना 81/18, और इसके नंबर ऑफ मोल का हाफ मीथेन का नंबर ऑफ मोल होगा, यानी 81/18, और हाफ कर रहे हैं यानी बाई 2, यानी 81/36। तो हाँ 2.25 के लगभग। ठीक, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 10 किलो जूल। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल है, और एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 300 केल्विन। ठीक है, लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 300 केल्विन। इसमें कैलकुलेट करना है ई पर पावर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है। देखो चूंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कंपेयर करना चाह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के विथ कैटलिस्ट। अगर हम लोग लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AE⁻−EA/RT, और एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। उसी तरह से एक्टिव के लिखना चाहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यह क्या हो जाएगा, AE⁻−EA, एब्सेंस को ए से रिप्रेजेंट कीजिए बाई RT। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का रेस, दोनों में क्या है 10 किलो जूल लेस है, 10 किलो जूल लेस है। तो अगर हम लोग के विथ कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट के विथ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाई रेट कांस्टेंट के विदाउट कैटलिस्ट, यानी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का फॉर्मूला अगर हम लोग लें तो यह कितना आएगा, ई पर पावर ई RT से RT तो कैंसिल हो जाएगा,
यानी ई ए एब्सेंस माइनस ई एट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सी। अब बाई आर टी कॉमन हो गया। अब यहां से जब इन सभी वैल्यू को रखेंगे तो यह E इज इक्वल टू ई पर पावर x आएगा, विच इज इक्वल टू ई पर पावर 4। इंटीग्रल क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड है, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 4। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछ रहा था नियरेस्ट इंटीजर तक, तो सिंपली दोनों को का इक्वेशन लिखना है और दोनों को कंपेयर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6.1 gram of CNG on combustion with 208 gram of oxygen produces CO2 and H2O with lot of heat. Calculate the amount of CO2 produced in gram. Consider CNG as methane and report your answer to nearest integer. कुछ नहीं, बड़ा सिंपल, मीथेन मानना है सीएनजी को, तो CH4 प्लस O2 गिविंग राइज टू CO2 प्लस H2। अभी ना हमने लिखा कि जितना मोल मिथेन होगा उसका दुगना ऑक्सीजन चाहिए और दुगना वाटर बनेगा, सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बनेगा। तो 61 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन, यानी इसका नंबर ऑफ मोल दिए हुए 6.1/16 मास बाई मोलर मास, तो 6.1 ग्राम बाई मोलर मास मीथेन का कितना होगा 16। तो जितना नंबर ऑफ मोल उसका इतना ही नंबर ऑफ मोल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। अब कितना ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक्सेस है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास 44, आंसर हो गया आपका। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इन 4D ऑर्बिटल द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड, सिंपल फार्मूला बेस्ड, एंगुलर नोड L हो कितना होता है L, और रेडियल नोड कितना होता है n-L-1। तो एंगुलर नोड D ऑर्बिटल है यानी कि L बराबर 2, और रेडियल नोड कितना होगा N 4 -L-1 यानी कि 1 होगा। तो 2 and 1 यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन टाइम सेविंग क्वेश्चन है। इन एक्वस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट हेक्सा इक्वो कोबाल्ट 3+ when dissolved in excess of ammonia formed a new complex which is diamagnetic in nature. Total number of electron in the new complex in T2G orbital। देखो तो जब इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट करेंगे हेक्सा इक्वो कोबाल्ट को +3 प्लस एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, तो अमोनिया वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी बन जाएगा क्या CONH3 होल 6 3+। अब कह रहा है कि इसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट का, देखो तो अमोनिया न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। तो इसका जब कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3D6। ऐसे होता है 4s2 3D7, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले S से 2 इलेक्ट्रॉन, एक D से, तो 3D6। अब जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, देखो 6 कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे टूटता है T2G नीचे और EG ऊपर, तो T2G ट्रिपलेट नीचे और EG ऊपर। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले 2 2 2, यानी T2G में क्या होगा 2 + 2 + 2, EG में क्या होगा नो इलेक्ट्रॉन। द T2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यू कॉम्प्लेक्स इन T2G ऑर्बिटल, तो ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन T2G, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। क्लियर, आगे देखिए इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मेन रोल ऑफ एडेड डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिवली प्रिवेंटिंग वन और फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रोथ। हाँ, अगर दोनों सल्फाइड है तो दोनों अगर फ्रॉथ बना देगा तो फिर सेपरेट होगा नहीं, तो एक सल्फाइड को डिप्रेस्ड कर देता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट गिव्स फ्लेम कलर टेस्ट। देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं देते हैं, बाकी सभी कंपाउंड कलर देते हैं, यानी बेरिलियम कलर नहीं देगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम डज नॉट गिव्स कलर, बाकी सभी के सभी अल्कली मेटल्स कलर देते हैं फ्लेम टेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ट्रिकी क्वेश्चन है।
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सिमिलर एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका अगर हाईएस्ट होगा तो आप ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, लोएस्ट होगा तो रिड्यूस नहीं हो सकते। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर मॉडरेट है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है। तो MnO4 माइनस में देखिए तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। ClO4 माइनस में क्लोरीन का कितना है, +7। MnO4 माइनस में क्वेश्चन में समथिंग मिसिंग है क्या, MnO4 2 माइनस एक जगह होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए MnO4 माइनस। तो इसमें कितना है, +7 और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो अब देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो Mn अगर एसिडिक मीडियम में जाएगा तो +6 से +7 भी बना सकता है, और यह +6 से MnO2 यानी +4 भी बना सकता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर अपना एक घटा भी सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है, यानी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी। लेकिन ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये रिड्यूस तो हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जाएंगे। यानी MnO4 2 माइनस इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों MnO4 माइनस MnO4 माइनस नहीं होगा, एक MnO4 माइनस और एक MnO4 2 माइनस। आगे देखिए, which vitamin is water soluble but not excreted। साइनोकोबालामिन B12 वाटर soluble है लेकिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है। दिस इज द ओनली विटामिन which is water soluble but still stored in our body। आगे का क्वेश्चन, टोलिन टू बेंजल्डिहाइड कैन कन्वर्टेड टू डायरेक्टली यूजिंग। अगेन देखिए जी, फैक्चुअल क्वेश्चन है। MnO2 अगर लेंगे तो बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट बदल जाएगा किसमें, टोलिन में। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन द हेलोजिनेशन रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर मेटा प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। देखिए OH जो है वह है स्ट्रॉन्ग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए अगर कोई इसको अप्रोच करेगा कोई दूसरा ग्रुप तो उसको मिथाइल के रेस्पेक्टिवली कहाँ ऐड करने देगा, मेटा पर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वो अटैक नहीं करने देगा, यानी OH इज करेक्ट। NO2 उतना स्ट्रांग नहीं है, NO2 उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगेन काफी सिंपल। सिंगल स्टेप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स बेंजल्डिहाइड। यानी देखो यहाँ रिडक्शन कैसे करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाना है, हाइड्रोजन ऐड भी करना है, यानी ऑक्सीडेशन बाय मींस ऑफ बोथ। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, NaBH4 है, दोनों है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 दोनों में कौन सबसे जल्दी रिएक्ट कराएगा, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही कराएगा, NaBH4 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 था, हाँ। NaBH4 अगेन फैक्चुअल है, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, which of the following is incorrect about para nitrobenzene chloride। इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, करेक्ट है। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सही है, करेक्ट है। इट गिव्स नो रिएक्शन विथ टर्शियरी ब्यूटाइल, सही है। इट गिव्स प्रोडक्ट सॉल्यूशन इन KOH विथ सेकेंडरी अमीन, नहीं ये सॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं देगा, इट विल गिव्स इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन KOH प्रोडक्ट नहीं देगा, इनसॉल्युबल देगा, यानी दिस इज इनकरेक्ट। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। देखिए तो इसमें माल्टेज का तो काम है माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, तो कॉलम मैचिंग में तो एक एक करके देखना होगा। तो ए आपका सी में तो थर्ड होना ही होना है, तो सी में थर्ड आपके कहाँ कहाँ ऑप्शन है, सी में थर्ड यहाँ भी है, और C4 C1 C4, यानी यहीं से आप करेक्ट कर दीजिएगा, नहीं यहीं से आप करेक्ट कर दीजिएगा। इन्वर्टेज का काम है केन शुगर को ग्लूकोज में, तो फिर इसको मिला लीजिए, करेक्ट दे रहा है। जाइमेज का काम क्या है,
जाइमेज का काम है ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलना, और डाइएस्टेज का काम है स्टार्च को माल्ट में बदलना, यानी दिस इज करेक्ट। तो सिर्फ माल्टेज से आपको समझ में आ गया कि माल्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। एक बात ध्यान देने वाली बात है, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स से हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी सिंपल आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं। इसलिए जिसके भी एग्जाम बचे हुए हों या आगे के सेशन के लिए इस तीनों चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हों उसको आपको याद करना है, इसको स्किप नहीं करना है। पहले क्वेश्चन कम पूछता था लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा, शायद एप्लीकेशन साइड को ही चेक करना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCN 95% H2SO4 फाइनल कंपाउंड क्या होंगे। देखिए तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके बाद H2SO4 ऑक्सीडेशन करेगा, यानी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले एडिशन रिएक्शन और तब फिर ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट सिंथेटिक डिटर्जेंट, अगेन मेमोरी बेस्ड। सोडियम सॉर्बिटॉल जो है वो सिंथेटिक है, सिंथेटिक है, सिंथेटिक है, तो दिस इज नॉट नॉन सिंथेटिक। याद करना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, जस्ट एनसीईआरटी में चार्ट दिया है। तो आपके 25th क्वेश्चन में से दो ही क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें मल्टीपल स्टेप्स सोचना था। एक आपका क्वेश्चन था जिसमें डिसाइड करना था प्रोडक्ट ABCD, और दूसरा एक क्वेश्चन था जिसमें डेल्टा G निकालना था। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोगों को EMF निकालना पड़ा, फिर स्टैंडर्ड EMF से EMF है